हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूजी 5th सेमेस्टर के हिंदी क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 को, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे जो कि आपके 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर आपके इस वर्ष एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रिपीट होकर भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का होता है, और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर आपके खंड ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, और आपको यहाँ पर लगभग 75 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। यहाँ पर आपको सभी 5 प्रश्न करने होते हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ना होता है। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताइए। तो खंड काव्य और महाकाव्य में निम्नलिखित दृष्टियों से अंतर होता है। पहला अंतर होता है, महाकाव्य किसी लंबे कथानक पर आधारित होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी विशेष प्रसंग अथवा घटना को चित्रित किया जाता है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, परंतु खंड काव्य सीमित पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित होता है। कथा वस्तु की संश्लिष्टता की दृष्टि से महाकाव्य नाटक और उपन्यास के समीप है, जबकि खंड काव्य कहानी व एकांकी के अधिक निकट है। तो इनमें ये मुख्य अंतर होते हैं। आपने रामायण और महाभारत महाकाव्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप देख सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, आचार्य भामह द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, आचार्य भामह द्वारा अलंकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें उन्होंने वक्रोक्ति के समावेश पर बल दिया। वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, काव्य गुण और काव्य दोष से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, काव्य के शोभाकारी धर्मों को गुण कहते हैं। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मः गुण है। इसके विपरीत काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तथ्यों को काव्य दोष कहते हैं, यानी मुख्यार्थ हानि दोष है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय के प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, नाट्य शास्त्र के अनुसार साधनों अथवा उपकरणों आदि की दृष्टि से अभिनय के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय। अगला प्रश्न यहाँ पर, आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत का नाम संप्रेषण सिद्धांत है। इसके बाद यहाँ पर खंड बे में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको केवल 3 ही प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से 2 का उत्तर आपको देना होता है, 1 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। इनका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7.5 अंक का होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अलंकार सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के प्रमुख आचार्य मतों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, अलंकार ही काव्य का मूलाधार है। काव्य शास्त्र का यह मत अलंकार सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है कि अलंकार ही काव्य का मूलाधार है। काव्य शास्त्र का यह मत अलंकार सिद्धांत कहलाता है। इस मत के मानने वाले अलंकारवादियों के समूह को अलंकार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो इसका आपको लिख देना है कि इसी मत को मानने वाले अलंकारवादियों के समूह को, किस मत को मानने वाले, अलंकार सिद्धांत के मत को मानने वाले समूह को अलंकार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक आचार्य भामह हैं। इन्हें ही अलंकार सिद्धांत के संस्थापक कहा जाता है। उनके पश्चात दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि आचार्यों ने इस परंपरा को विकसित करने का विशेष प्रयास किया। अलंकारवादियों की परंपरा, अलंकारवादियों ने शब्दार्थ के संयोग को काव्य स्वीकार किया।
और अलंकारों को उनकी शोभा का मूल कारण घोषित किया। इस सिद्धांत के मानने वाले आचार्यों और उनकी मान्यताओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यहाँ पर अलंकार सिद्धांत को मानने वाले कुछ आचार्यों के मत दिए गए हैं। यहाँ पर सभी आचार्यों के मत को आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर भामे पहले संत थे इसके, अलंकार सिद्धांत के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। भामे ने अलंकार को काव्य का सर्वोपरि तरंग तत्व मानते हुए कहा, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात नारी का सुंदर मुख भी बिना आभूषण के शोभा नहीं पाता। भामे ने अलंकार के मूल में वक्रोक्ति की सत्ता को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से आप उनके मत लिख सकते हैं, या आप और भी इसमें लिख सकते हैं। बाकी आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दंडी है, दंडी एक आचार्य हैं, इनका मत देख लेते हैं। यहाँ पर अलंकारवादी आचार्यों में आचार्य दंडी ने अपने काव्य दर्श में अलंकार को काव्य का नित्य धर्म स्वीकार किया और लिखा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक कर्मों को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार दंडी ने शोभा के सभी उपकरणों को अलंकार के अंतर्गत समाविष्ट करने की चेष्टा की। इसके बाद यहाँ पर आप तीसरे संत लिख सकते हैं या तीसरे आचार्य यहाँ पर लिख सकते हैं जयदेव। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन भले ही आचार्य भामह ने किया, किंतु उसकी प्रतिष्ठा का श्रेय जयदेव को जाता है। उन्होंने मम्मट की उक्ति तद दोषो शब्दार्थो सगुणावर्ण लंकृति पुनः क्वापी का तीव्र विरोध किया और अलंकार संप्रदाय का समर्थन इन शब्दों में किया, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावलंकृति असो न मन्यते कस्माद नुस मन लंकृति। इसका अर्थ हो जाता है, यदि कोई विद्वान काव्य को अलंकारों के विभिन्न मानता है तो वह अग्नि और ऊष्मा रहित क्यों नहीं मान लेता। इस प्रकार जयदेव ने अलंकारों से रहित काव्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वामन आचार्य हैं। वामन ने अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक कहा है, सौंदर्य मलंकार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अलंकारों से ही काव्य ग्राह्य बनता है, काव्यम ग्राह्य मलंकरात। इसके बाद है रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने सबसे पहले रस को अलंकार मानने की दृष्टि का खंडन किया। उन्होंने रस को अलंकार से स्वतंत्र माना। रुद्रट का अलंकार निरूपण भी पूर्णतः मौलिक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अलंकारों का वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष आदि के आधार पर वर्गीकरण और निरूपण किया। इसके बाद अन्य आचार्य हैं। उक्त आचार्यों के अतिरिक्त रुय्यक, अप्पन दीक्षित, प्रतिहारिंदुराज, विद्याधर आदि अलंकारवादियों ने अलंकार सिद्धांत की प्रतिष्ठा का प्रयास किया एवं काव्य में अलंकारों की महत्ता को प्रतिपादित किया। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोनजाइनस के उदात्त सिद्धांत की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उदात्त का आधार। यह प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उदात्त का मूल आधार क्या है। क्या यह प्रवृत्ति जन्मजात प्रतिभा पर आधारित है अथवा शिक्षा दीक्षा के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में लोनजाइनस का विचार है कि औदात्य न तो केवल प्रतिभा सापेक्ष है और न ही उसे पूरी तरह अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः उन्होंने प्रकृति और कला दोनों को ही स्वीकार किया है। वे यह मानते हैं कि औदात्य की मूल प्रेरक शक्ति प्रतिभा है, फिर भी नियमों के ज्ञान और अभ्यास के द्वारा इसका नियमन आवश्यक है। लोनजाइनस ने लिखा है कि यदि औदात्य को किसी नियम और सिद्धांत के बिना अनियमित दशा में छोड़ दिया जाए तो यह स्थिति अधिक खतरनाक है। औदात्य के लिए जिस प्रकार उत्तेजना आवश्यक है उसी प्रकार उसका अवरोध भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, नई समीक्षा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहले यहाँ पर, नई समीक्षा किसी विचारधारा विशेष को प्रश्रय न देकर कृति के वस्तुपरक और तटस्थ मूल्यांकन पर बल देती है। नई समीक्षा किसी भी कलाकृति की अखंडता को स्वीकार करती है। नई समीक्षा रचना को शुद्ध रूप से देखने की पक्षधर है। नई समीक्षा कृति के गहन पाठ को दृष्टिगत रखती हुई उसका मूल्यांकन करती है, अर्थात कृतिकार से कृति को अधिक महत्व दिया जाता है। नई समीक्षा कृति के भाषिक विश्लेषण को महत्व देती है। नई समीक्षा कृति के स्वायत्त इकाई मानकर उसके निरपेक्ष मूल्यांकन की मांग करती है। नई समीक्षा कृति की रूप रचना पर विचार करती है। नई समीक्षा में आलोचक की दृष्टि शैली विज्ञान के तत्वों की खोज करती है। चयन, विचलन
और सादृश्य आदि के द्वारा समीक्षक कीर्ति की विशिष्टता का प्रतिपादन करता है। नई समीक्षा में कीर्ति के शब्द विधान, प्रतीक विधान, लय, शब्द भंगिमा, विरोधाभास, तनाव आदि को स्पष्ट किया जाता है। काव्य भंगिमा के अंतर्गत शब्द रचना, छंद, लय, अलंकार आदि तत्वों का विवेचन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर खंड से आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न में 15 अंक का होता है और आपको इनका विस्तृत में उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम में पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने इसका उत्तर है। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ लेना है। मैं केवल यहाँ पर आपको टॉपिक ही बता देता हूँ। यहाँ पर पूर्ण कवि अथवा उनकी पूर्ण भक्ति, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है आनंद की साधनावस्था वाले काव्य और आनंद की सिद्धावस्था वाले काव्य, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आनंद की साधनावस्था और लोक मंगल का विधान करने वाली वृत्ति यानी धर्म और कवि सौंदर्य से प्रभावित होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं केवल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर ही दिखाऊंगा, बाकी आपको यहाँ पर खुद से ही पढ़ लेना है। मंगलकारी बीज भाव के साथ पाठक अथवा श्रोता का तादात्म्य, साधुता और आध्यात्मिक शक्ति। तो ये कुछ टॉपिक है इसके उत्तर के, जो कि आपको जरूर याद रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी आलोचना का विकास और परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। इसके भी मैं आपको टॉपिक ही दिखाऊंगा। यहाँ पर शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना दी गई है, जिसमें के दिया गया है भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। इसके बाद अनुसंधानपरक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत दिए गए हैं, आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। काव्य का अर्थ, सबसे पहले आपको लिखना है कि काव्य का अर्थ क्या होता है। इसके बाद भारतीय परंपरा, प्राचीन मत। इसके बाद भारतीय परंपरा और वाचीन मत, इसके बारे में आपको लिखना होता है यहाँ पर। इसके बाद काव्य का अर्थ, पाश्चात्य परंपरा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। रस सिद्धांत का परिचय, रस के विभिन्न अवयव हैं, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। रस सिद्धांत संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर लिखा गया है, आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आधार पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।